नमस्कार दोस्तों। आज हम धर्मवीर भारती के एक ऐसे उपन्यास के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें सिहरन है, रोमांच है, रोमांस है, पर वल्गैरिटी बिल्कुल नहीं है। गुनाहों का देवता। 60 दशकों के बाद भी गुनाहों का देवता एक ऐसा उपन्यास है जो भारतीय लड़के लड़कियों के बीच में बहुत ही प्रमुखता के साथ बना हुआ है, जिसकी रुचि अभी भी यहाँ के युवाओं में बनी हुई है। गुनाहों का देवता। जैसा कि इस उपन्यास का शीर्षक ही है गुनाहों का देवता। कौन सा गुनाह, कैसा गुनाह, किसने किया ये गुनाह? किसी से जिंदगी भर स्नेह रखने, प्रेम करने का गुनाह, या जब स्नेह और प्रेम अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच जाए तो उसे त्याग करने का गुनाह। यही गुनाह किया है इस उपन्यास के नायक चंदर ने। गुनाहों का देवता एक ऐसा उपन्यास है जिसका मूल स्वर तो प्रेम है, लेकिन इसमें दिखाया गया है कि व्यक्ति किस तरह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक नैतिकता की सीमाओं के बीच में पिसता है। आइए इस उपन्यास के पात्रों के बारे में जानते हैं। चंदर, जो कि एक पढ़ा लिखा, सुशील, प्रगतिशील युवक है, जो कि शिक्षा के औचित्य से डॉक्टर शुक्ला के घर आता जाता रहता है और बाद में उनके घर पर रहने भी लगता है। डॉक्टर शुक्ल के साथ चंदर का बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। सुधा, जो कि डॉक्टर शुक्ल की पुत्री है और चंदर के साथ प्रेम करती है, लेकिन उसका प्रेम इतना इस प्रकाष्ठा तक पहुंच चुका है कि वो चंदर को देवता की तरह पूजने लगती है और खुद को उसका भक्त समझकर उसे देवता की तरह पूजती है। पम्मी, जो कि चंदर की मित्र हैं और सुधा के विवाह के पश्चात चंदर के जीवन में आती है और उसे जीवन देखने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। बिनती, जो कि रिश्ते में सुधा की बहन लगती है और वो भी चंदर से प्रेम करने लगती है। बिनती का व्यक्तित्व ऐसा है जो आदर्शों और भावनात्मकता के बीच के द्वंद्व में हमेशा ही फंसा रहता है। इस उपन्यास के शुरुआत में धर्मवीर भारती के शब्द हैं, मेरे लिए इस उपन्यास का लिखना वैसा ही रहा जैसे पीड़ा के क्षणों में पूरी आस्था से प्रार्थना करना। दोस्तों, आइए बात करते हैं इस उपन्यास के कथा वस्तु के बारे में। इस उपन्यास का प्रारंभ होता है सुधा और चंदर के गहरे और अनकहे रिश्ते से, जिसके अंदर प्रेम तो है पर उससे ज्यादा सामाजिक और नैतिक जकड़न है। शुरुआत में सुधा नहीं समझ पाती कि वो चंदर की प्रत्येक बात क्यों मान लेती है, पर धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि वो चंदर से प्रेम करने लगी है। लेकिन चंदर सुधा को अपने दोस्त से ज्यादा कभी कुछ नहीं मानता। उसका मानना था कि वो सुधा केवल उसकी दोस्त है, लेकिन सुधा का प्रेम धीरे धीरे त्याग और समर्पण में बदल जाता है। वो चंदर को देवता की तरह पूजने लगती है और अपने जीवन में देवता का स्थान उसे प्रदान कर देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर शुक्ल सुधा के लिए वर की तलाश करते हैं, जिसमें वो चंदर की मदद मांगते हैं। चंदर भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों मिलकर सफल भी होते हैं। डॉक्टर शुक्ल और चंदर दोनों मिलकर सुधा का विवाह कैलाश के साथ करा देते हैं। कैलाश एक बहुत ही संपन्न परिवार का अच्छा युवक होता है। हालांकि सुधा विवाह के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन चंदर के कहने और सामाजिक नैतिकता के कारण वह कैलाश से विवाह कर लेती है। शादी के उपरांत चंदर को सुधा के प्रति अपने प्रेम का एहसास होता है और उसे उस वक्त समझ में आता है कि सुधा उसकी केवल दोस्त नहीं, दोस्त से ज्यादा है। पर सुधा के विवाह के पश्चात उसके पास पछतावे के अलावा कोई और उपाय नहीं बचता है। इधर सुधा भी चंदर से प्रेम के कारण कैलाश के साथ सुखी जीवन नहीं जी पा रही थी। हालांकि कैलाश एक अच्छा व्यक्ति था, सुधा उसका बहुत सम्मान करती थी, पर प्रेम नहीं। वह देवता का स्थान जो उसने चंदर को दिया था वह किसी और को नहीं दे पाई। चंदर भी सुधा के विवाह के पश्चात अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा उदासीन हो गया।
जब वो अपने जीवन में उदासीन होकर इधर-उधर भटक रहा था, तब पम्मी उसके संपर्क में आती है और वो चंदर को जीवन देखने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है और उनके बीच में शारीरिक संबंध भी स्थापित होता है। हालांकि शारीरिक संबंध स्थापित होने के बाद चंदर को खुद पर घृणा महसूस होती है और वह ये बात बिंती से बताता है। यह सब बातें सुनने के बाद बिंती को चंदर से प्रेम हो जाता है, लेकिन बिंती जानती है कि चंदर सुधा से प्रेम करता है। विवाह के पश्चात सुधा के जीवन में अकेलेपन और उदासी ने इस तरह से घर कर लिया था कि उसका अंत सुधा की मृत्यु के साथ ही होता है। इस उपन्यास का सबसे मार्मिक दृश्य ही सुधा की मृत्यु का है। सुधा की मृत्यु के बाद चंदर पूरी तरह टूट जाता है और उसे अपना हर फैसला गलत लगने लगता है। वह आदर्शों और सामाजिक मर्यादाओं पर सवाल उठाने लगता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आदर्शों और समाज के बंधनों में खुद को बांधने के उसके फैसले ने उसको नष्ट कर दिया। सुधा की मृत्यु के पश्चात बिंती चंदर के जीवन में जीवन साथी बनकर आती है, पर बिंती जानती है सुधा और पम्मी से टूटा हुआ चंदर उसे मिला है। वो उसे प्रेम कर सकेगा या नहीं वो नहीं जानती, बस उसके साथ उसकी जीवन साथी की तरह उसके साथ चलती है। इस उपन्यास की आखिरी पंक्तियां हैं, सितारे टूट चुके थे, तूफान खत्म हो चुका था, नाव किनारे पर आकर लग गई थी, मलाह को चुपचाप रुपए देकर बिंती का हाथ थाम कर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छाएं मिलती जुलती हुई चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे ये उपन्यास खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये उपन्यास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप किसी रचना को पढ़कर कैसे देखते हैं, उसे पढ़कर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये आपके दृष्टिकोण, आपके अनुभवों और आपकी खोज पर निर्भर करता है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आप इस उपन्यास को पढ़ने में कितनी रुचि रखते हैं ये भी कमेंट करिए। मिलते हैं एक नए उपन्यास के निष्कर्ष के साथ। धन्यवाद।